बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वाजिबुल एहतराम डॉक्टर साहबान, ग्रुप मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस रेमेडी को डिस्कस करने जा रहे हैं मटीरिया मेडिका में, तो वो बहुत ही मुख्तसर लिखी हुई है, लेकिन उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस रेमेडी का नाम है कि ब्रैको ब्लैंको के ब्रैको ब्लैंको एस्पिडोस्पर्मा। मोस्टली होम्योपैथी की दुनिया में, मटीरिया मेडिका में, लेबोरेटरीज में ये स्पीडोस्पर्मा के नाम से जानी जाती है, लेकिन इसका पूरा नाम के ब्रैको ब्लैंको है। प्लांट है, वेजिटेबल किंगडम से इसका ताल्लुक है, और वेजिटेबल किंगडम के एंजियोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनको बॉटनी में एंजियोस्पर्म्स प्लांट कहा जाता है। प्लांट है तो इसकी फैमिली एपोसाइनेसी, यानी हमारी जो मेडिसिन है कि ब्रैको ब्लैंको स्पीडोस्पर्मा, इसका खानदान, इसकी फैमिली एपोसाइनेसी एपोसाइनेसी जो कि प्लांट है। तो प्लांट के अंदर फाइटोकेमिकल्स, अल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, जिन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बदौलत इसकी प्रूविंग हुई, और उन्हीं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डाइल्यूट करके हम इस्तेमाल करवा रहे हैं। वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स टैनिन और एस्पिडोस्पर्मीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैसे तो बहुत सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं प्लांट्स में, इसमें भी हैं, लेकिन दो बड़े फेमस हैं, एक टैनिन और एक स्पीडोस्पर्मीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टैनिन और स्पीडोस्पर्मीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो इस पौधे की बार्क से हासिल किए जाते हैं, वो एक्ट करते हैं ब्रेन पर। ब्रेन में एक स्ट्रक्चर है जिसको मेडुला ऑब्लिंगेटा और पोन्स, ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा और पोन्स। इस पर ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक्ट करके वहां पर एक इंतहाई कीमती सेंटर है जिसको रेस्पिरेटरी सेंटर कहा जाता है। रेस्पिरेटरी सेंटर। डॉक्टर साहबान, हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन ले ले, कोई भी ले ले, उसका मरकजी कंट्रोल सीएनएस के पास होता है। सीएनएस में एपेटाइट सेंटर है, जहां से आपकी भूख को मॉनिटर किया जाता है। वहां पे वोमिटिंग सेंटर है, वहां पे थर्स्ट सेंटर है, जहां से प्यास रेगुलेट होती है। वहां पे थर्मल सेंटर है, जहां पे हमारे बॉडी का टेम्परेचर, फीवर रेगुलेट होता है। वहां पर कार्डियक सेंटर है, जहां से हमारी हार्ट बीट, हार्ट रिदम मेंटेन हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही सीएनएस के मेडुला ऑब्लिंगेटा पोन्स में रेस्पिरेटरी सेंटर है। रेस्पिरेटरी सेंटर, ये सेंटर मुख्तलिफ नर्व्स के जरिए, मुख्तलिफ पेरिफेरल नर्व्स के जरिए कंट्रोल कर रहा होता है लंग्स में ब्रीथिंग रेट को, ब्रीथिंग इंटेंसिटी को, और दूसरा ये कि ब्रीथ शैलो है या डीप है, जिसको हम कहते हैं गहरा सांस या हल्का सांस, ब्रीथ रेट, सांस लेने की स्पीड, ये तमाम चीजें कंट्रोल हो रही होती हैं रेस्पिरेटरी सेंटर से वाया नर्व्स, जो दोनों लंग्स को सप्लाई होती है। ये दोनों लंग्स को वाया पेरिफेरल नर्व्स, ये रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल कर रहा होता है। आपने देखा कि जब हम तेज चलते हैं, जब हम अपस्टेयर सीढ़ियां चढ़ते हैं,
हमारी सांस फूलने लगती है, तो हमारा हार्ट रेट भी तेज होता है और उस वक्त हमारी सांस लेने की स्पीड भी तेज हो जाती है। जब हम तीसरी चौथी स्टोरी पर पहुंच जाते हैं, 5-7 मिनट रेस्ट करते हैं, तो फिर हमारा ब्रीथ रेट नॉर्मल हो जाता है। तो ये सारी चीजें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल कर रहा होता है। स्पीड को भी, वेलोसिटी को भी। अच्छा, नॉर्मल इंसान, नॉर्मल एडल्ट इंसान यानी बालिग इंसान तकरीबन 14 टू 18 मरतबा पर मिनट सांस लेता है। 14 टू 18 मिनट्स, 14 से 18 मरतबा एक नॉर्मल एडल्ट का ब्रीथ रेट होता है, रेस्पिरेशन रेट होता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, जिसको टेकिनिया कहते हैं। बिल्कुल कम भी हो जाता है, जिसको एपनिया भी कहते हैं। और इसमें दिक्कत भी हो रही होती है, डिस्पनिया जिसे कहते हैं, डिस्पनिया, एपनिया, टेकिनिया, ये तमाम टर्म्स हैं जो सांस के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है। PNEA, PNEA ये सुफिक्स है। इसके साथ आप टेकी लगा सकते हैं, ए लगा सकते हैं, डिस लगा सकते हैं। ये टेकी, टेकी में बढ़ जाएगा, ए में कम हो जाएगा, डिस में पेनफुल हो जाएगा। ये टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं। तो अब हमें समझ आ गई कि इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो मेडुला ऑब्लंगेटा पोन्स में रेस्पिरेटरी सेंटर पर एक्ट करके उन नर्व्स के जरिए लंग्स की वेलोसिटी, लंग्स की स्पीड और ब्रीथ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। फिर यहीं पर हमारी CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट से ब्लड वेसल्स आती हैं, जिनको हम पल्मोनरी आर्टरी, फिर पल्मोनरी आर्ट्रियोल्स, वो वेसल्स आकर लंग्स से ऑक्सीजन को लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करती हैं, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन। यानी हमारे ब्लड में जो RBCs हैं उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, हीम में फिर पोरफायरिन और आयरन, तो उसकी ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है। वो कितने परसेंट, जो हमारा ब्लड है वो कितने परसेंट ऑक्सीजन के साथ सेचुरेट हो रहा है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन। और नॉर्मल शख्स की ऑक्सीजन सेचुरेशन शुड बी ग्रेटर देन 95%। आजकल तो ये खैर वैसे भी बहुत मशहूर हुआ है, क्योंकि कोरोना की वजह से हर शख्स को पता है, इवन पेशेंट्स ने वो ऑक्सीमीटर रखे हुए होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कर रहे होते हैं। तो इससे आपको लंग्स की कैपेबिलिटी भी समझ आ रही होती है, जिसको PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, यानी वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, कि कितने ऑक्सीजन को वो एनवायरनमेंट से ले रहे हैं और आगे ब्लड को दे रहे हैं। वो आपको ऑक्सीमीटर बता रहा होता है कितने परसेंट सेचुरेट हो रहा है आपका ब्लड ऑक्सीजन से। इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन। डॉक्टर साहबान, ये इतनी अहम रेमेडी है कि इसका ताल्लुक 5 वाइटल ऑर्गन्स के साथ है। 5 वाइटल ऑर्गन्स, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी। एक तो लंग्स की अपनी प्रॉब्लम्स हो गई, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, निमोनिया है, आजकल तो कोविड निमोनिया है, फाइब्रोसिस है, कार्सिनोमा है। लंग्स की अपनी अपनी डिजीजेस की वजह से भी लंग्स की फंक्शनल कैपेबिलिटी कम हो जाती है। अल्टीमेटली ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होगी, तो वहां पर भी स्पीडोस्पर्मा से हम काम लेंगे। इसको लो डाइल्यूशन में बेहतर है कि मदर टिंचर में यूज करवाएं एस्पिडोस्पर्मा। अब लंग्स की अपनी, जरूरी वो नहीं कि कोरोना हो, वो आपका जो है पल्मोनरी एस्थमा हो सकता है, एलर्जिक एस्थमा हो सकता है,
ब्रोंकियल एस्थमा हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, नॉर्मल निमोनिया हो सकता है, या कोविड इन्फेक्शन हो सकती है। किसी भी वजह से अब आपको समझ आ गई कि जब लंग्स की फंक्शनल कैपेबिलिटी कम होगी तो ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाएगी। तो हम किस की मदद लेंगे? एस्पिडोस्पर्मा की। अब कुछ लोगों को साइकोजेनिक अस्थमा भी होता है, मसलन साइकोलॉजिकली साइकोजेनिक अस्थमा, किसी प्रेशर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, वो ब्रेन की वजह से हो रहा होता है, या खुदा न खास्ता ब्रेन में कोई डैमेज आ गया, ये रेस्पिरेटरी सेंटर को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स में कोई ब्लॉकेज आ गई, कोई ब्रेन हेमरेज हो गई। यानी लंग्स की वजह से भी अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है, ब्रेन की वजह से भी अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है, तो भी रेमेडी एस्पिडोस्पर्मा, क्योंकि इसका मरकज रेस्पिरेटरी सेंटर है। एक्चुअली आई लाइक टू एक्सप्लेन दैट कि ब्रेन के मेडुला ऑब्लंगेटा पोन्स में इसका इस रेमेडी का जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है वो रेस्पिरेटरी सेंटर पर हो रहा है। यही वजह है कि डॉक्टर बोरिक ने अपने मटेरियल में डॉक्टर हेल के रेफरेंस से लिखा है, इट इज द डिजिटलस ऑफ द लंग्स। डॉक्टर साहबान, आप हार्ट की तकरीबन 90% प्रॉब्लम्स में डिजिटलस को हम यूज करवाते हैं, जिसमें हार्ट कमजोर हो जाता है, हार्ट्स की इजेक्शन फ्रैक्शंस कम हो जाती हैं, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो हम वहां पर डिजिटलस का सहारा लेते हैं। तो डॉक्टर हेल ने और डॉक्टर बोरिक ने कहा है कि उसी तरह जिस तरह डिजिटलस हार्ट को सहारा देती है, इसी तरीके से एस्पिडोस्पर्मा लंग्स को सहारा देती है। ब्रेन की प्रॉब्लम्स में, लंग्स के अपने प्रॉब्लम में एक होता है कार्डिक अस्थमा। डॉक्टर बोरिक ने स्पेशली लिखा हुआ है कार्डिक अस्थमा। जिन लोगों को मुख्तलिफ हार्ट अटैक्स होते रहते हैं, या हार्ट की मायोकार्डियम कमजोर हो जाती है, जैसे मैंने कहा इकोकार्डियोग्राफी में आपको EF 50 से कम मिलती है इजेक्शन फ्रैक्शन, या वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, तो फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन मुतासर होती है। पल्मोनरी सर्कुलेशन मुतासर होती है तो अल्टीमेटली लंग्स से ऑक्सीजन सेचुरेशन मुतासर होगी। उसके लिए भी स्पीडोस्पर्मा, मैंने कहा ना, ये तमाम वाइटल ऑर्गन्स के साथ लिंक कर रही है। अच्छा, किडनी के पेशेंट्स में आपने देखा होगा, हम उनका RFT कराते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट, उसमें यूरिया और क्रिएटिनिन, बन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इनकी कंसेंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाती है, जिसको एजोटीमिया कहते हैं। एजोटीमिया, अब एजोटीमिया इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन एंड बन इन द ब्लड, तो ब्लड टॉक्सिक हो जाता है। उसको प्योरीफाई करने के लिए, टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीडेशन चाहिए। तो उसमें भी हम, इसमें स्पेशली ये भी डॉक्टर बोरिक ने लिखा हुआ है, यूरेमिक डिस्पनिया, यानी इन चीजों की ज्यादती की वजह से, किडनी की वजह से अगर मरीज को सांस लेने में तंगी आ रही है, तो भी आप एस्पिडोस्पर्मा लेंगे। सिमिलरली लिवर की डिजीजेज होती हैं, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर कार्सिनोमा, उसका भी अल्टीमेटली इफेक्ट प्रोटीन प्रोडक्शन पर आता है, फिर ब्लड हीमोस्टेसिस पे जाता है। तो पांचों वाइटल ऑर्गन्स की जो खतरनाक तरीन स्टेज है, कोविड में भी देखें, लाइट सी सिम्टम्स में हम इसको नहीं देते। एक बंदे को नजला जुकाम हुआ, हल्का सा टेम्परेचर हुआ, 10 दिन के बाद वो ठीक हो गया, इसमें स्पीडोस्पर्मा की जरूरत नहीं है। बाकी मेडिसिन जारी होती है, आर्सेनिक एल्बम है, बाजू का पेंटामोनियम टार्ट है, जस्टिजिया है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब हमें HRCT ये बताता है कि लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस हो रही है और लंग्स की फंक्शनल कैपेसिटी कम हो रही है और ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप कर रही है, वहां पर फिर हम एस्पिडोस्पर्मा से हेल्प लेते हैं। तो ये पांचों वाइटल ऑर्गन्स को समझ लें कि पांचों वाइटल ऑर्गन्स की डूबती हुई कश्ती को सहारा देने के लिए आपने ये मेडिसिन याद रखनी है। क्योंकि ये मैंने कहा ना, मटीरियल मेडिका में तो बड़ी मुख्तसर लिखी हुई है, लेकिन है बड़ी अहम रेमेडी, इसलिए इसको एक्सप्लेन करना जरूरी समझा। कि ब्लैंको शायद इस नाम से भी आपको मिलेगी,